हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फाइनेंस की सीरीज़ के सेशन 15 का थर्ड पार्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी। इनिशियली मैंने सोचा था कि इसको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के थ्रू कराऊं, बट देन जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इसमें बनते थे मैंने उन सबको यहाँ टॉपिक्स की फॉर्म में ही इंक्लूड कर दिया है। सिलेबस में देखें तो हमारे फाइनेंस के सिलेबस का पार्ट सी है। पार्ट सी का 5th टॉपिक है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये हम लोगों ने कर लिया है। प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, ये भी हम लोगों ने सेशन 15 के सेकंड पार्ट में किया है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, जिसको हम लोग अब इस वीडियो में करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती क्या है? तो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उसमें फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, उसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज को लेकर आती है। एक तरह से पार्टनरशिप बनती है दोनों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, और वो मिलके किसी एक प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस फंडिंग की कॉस्ट भी रिकवर करनी होती है प्राइवेट कंपनीज को। कॉस्ट रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है। दैट इज वाई इट इज़ अ लॉन्ग टर्म arrangement between the government and the private sector, where the private partner design, finance, builds, operates, or maintains a public project, and risk and rewards are shared between both parties. ठीक है? तो जो प्राइवेट कंपनी होगी या प्राइवेट पार्टनर होगा, वो डिजाइन करने में हेल्प करेगा, फाइनेंस करेगा, बिल्ड करने में हेल्प करेगा, इवन ऑपरेशन या मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगा। और जो भी उस प्रोजेक्ट से रिस्क या रिवॉर्ड्स हैं, रिस्क एज इन उस प्रोजेक्ट में जो भी कुछ उसमें खर्चा आएगा, मेंटेनेंस का खर्चा या और भी कोई खर्चा, उसमें कुछ हो गया, फॉल्ट्स हो गए, रिपेयर करना है कुछ, या फिर जो रिवॉर्ड्स है, जो भी वहां से अर्निंग होगी, वो गवर्नमेंट और वो प्राइवेट प्लेयर या फिर प्राइवेट कंपनी दोनों ही मिलकर शेयर करेंगे। पीपीपी इज अडॉप्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पीपीपी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? एक है फंडिंग गैप, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कई बार चाहिए होता है और सिर्फ गवर्नमेंट अलोन उस खर्चे को नहीं मैनेज कर पाती है। एफिशिएंसी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बेटर मैनेजमेंट लेकर आता है, टाइमली एग्जीक्यूशन लेकर आता है एंड कॉस्ट कंट्रोल को भी लेकर आता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या प्राइवेट कॉर्पोरेट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, दे इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दे फोकसेस ऑन सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड आउटकम्स एंड रिड्यूसेस फिजिकल बर्डन। इमीडिएट प्रेशर जो होता है गवर्नमेंट बजट का, वो कम हो जाता है। तो दीज आर द रीजन कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को या फिर पीपीपी को अडॉप्ट करते हैं ना। इस पूरे वीडियो में आगे आने के लिए मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ पार्टनरशिप बोलूंगा या फिर पीपीपी बोलूंगा। ओके? डिफरेंस क्या है जो हमारे पीपीपी होते हैं या फिर जो प्राइवेटाइजेशन होता है? किसी कंपनी को प्राइवेट कर देना या उस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप के फॉर्म में चलाने में फर्क क्या है? जो ओनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप के अंदर ओनरशिप रहेगी गवर्नमेंट के साथ, बट अगर प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर को मिल जाता है। रिस्क जो होता है पार्टनरशिप के अंदर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोग शेयर करते हैं। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट पार्टी का रिस्क है। कंट्रोल, पार्टनरशिप के अंदर ओवरसाइट गवर्नमेंट का रहता है, बट प्राइवेटाइजेशन के केस में गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म होने लगता है। ऑब्जेक्टिव, पार्टनरशिप के केस में ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, है ना, पब्लिक को सर्विस मिले, जो भी प्रोजेक्ट है वो पब्लिक के लिए बन रहा है। प्राइवेटाइजेशन के केस में वो प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। ड्यूरेशन, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं उसमें फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है कि 10 साल की ड्यूरेशन है, 15 साल की ड्यूरेशन है। हाइवर प्राइवेटाइजेशन के केस में वो परमानेंटली ट्रांसफर कर दी जाती है। की स्टेक होल्डर्स पार्टनरशिप में कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है, वो प्राइवेट सेक्टर होता है जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और यूजर या सिटीजन हम जैसे लोग जो उस सर्विस का फायदा ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल, कोई हाईवे बन रहा है, हाईवे स्पेशली जो टोल रोड्स होती है, जिन रोड्स पे टोल टैक्स लगता है, ज्यादातर ऐसे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज ये पार्टनरशिप के मॉडल में बन रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें प्राइवेट कंपनीज के साथ मिला के, क्योंकि इनकी फंडिंग इतने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में लगती है कि गवर्नमेंट अगर उन्हें ही फंड करेगी तो बजट सारा वहीं चला जाएगा। बाकी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा। एंड देन जो टोल टैक्स उस पर कलेक्ट हो रहा है, उसकी हेल्प से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बनाती है, प्लस इन प्राइवेट प्लेयर्स को रेवेन्यू मिलता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो इंफ्रा डेवलपमेंट ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, जैसे रोड्स बन रही हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, पावर सेक्टर के अंदर काम हो रहा है, अर्बन या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है।
रिस्क शेयरिंग, जो रिस्क होते हैं कंस्ट्रक्शन के, फाइनेंशियल के, ऑपरेशन रिस्क जो भी होता है वो दोनों पार्टीज में शेयर हो जाता है। फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो प्राइवेट सेक्टर होता है या प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और कॉस्ट ओवररन्स भी कम होते हैं। बेटर सर्विस डिलीवरी एंड एफिशिएंसी, वही मैंने बताया, इसमें परफॉर्मेंस लिंक कॉन्ट्रैक्ट लग जाएंगे जिसकी वजह से हायर क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस मिलती है। ऑप्टिमल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं वो एफिशिएंटली यूज होते हैं वाइल लेवरेजिंग प्राइवेट कैपिटल एंड एक्सपर्टीज। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पार्टनरशिप मॉडल के या पीपीपी के। अब इसमें मॉडल्स कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी बन सकता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी बन सकता है। टाइप्स या फिर मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहला मॉडल होता है बॉट, बीओटी। बीओटी का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। जो प्राइवेट पार्टनर होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, बिल्ड और ऑपरेट, कंस्ट्रक्शन के लिए और ऑपरेशन के लिए। द प्रोजेक्ट इज ऑपरेटेड फॉर अ फिक्स्ड कंसेशन पीरियड टू रिकवर इन्वेस्टमेंट। Ownership remains with the government throughout. The asset is transferred back to the government after the concession period. For example, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया, मान लेते हैं कोई एक पुल बना दिया, उस पुल के ऊपर टोल टैक्स लगाए, ठीक। अब उस पर से जितनी बार वो गाड़ियां निकलेंगी उतनी बार टोल टैक्स देगा। सरकार ने इसको बनाया बीओटी मॉडल के अंदर। बीओटी मॉडल में किसी एक कंपनी ने वो पुल बनाया और से उसे मान लिया कि 10 साल के लिए आपको ये मेंटेन करके रखना है और इसका प्रॉफिट सारा आपका होगा। बट ओनरशिप किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास, बिकॉज ओनरशिप रिमेन्स विद द गवर्नमेंट थ्रू आउट। तो वो प्राइवेट कंपनी इसको 10 साल तक चलाएगी, 10 साल तक इससे प्रॉफिट अर्न करेगी, क्योंकि जो उसने इन्वेस्ट करा है शुरू में उसे बनाने में, वो इन्वेस्टमेंट उसको रिकवर करना है, प्लस उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट भी उसे चाहिए होगा। तो ये हो जाता है हमारा बॉट मॉडल या फिर बीओटी। फिर आता है बूट, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, इसके अंदर क्या होता है, जैसे बॉट के अंदर क्या था, ओनरशिप थ्रू आउट गवर्नमेंट के पास थी, बट इस केस में क्या होगा, ओनरशिप जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उस टाइम पे ओनरशिप भी प्राइवेट कंपनी के पास में होगी। प्राइवेट एंटिटी ऑपरेट द प्रोजेक्ट एंड बेयर हायर रिस्क देन बॉट, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप भी उस कंपनी की है। ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। बीओटी के अंदर ओनरशिप सरकार के पास थी, सिर्फ एसेट ट्रांसफर बैक हो रहा था। बट बूट के अंदर क्या था कि ओनरशिप भी प्राइवेट एंटिटी के पास है, जो कि अब एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। बू एक मॉडल होता है, बिल्ड ओन ऑपरेट। अब इसमें ट्रांसफर नहीं आया है, बिल्ड ओन ऑपरेट। इसके अंदर क्या काम हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है वो रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी का होता है। जैसे हमारे कुछ बैंक्स हैं, है ना, सिर्फ एक एग्जांपल की तरह आपको बता रहा हूँ, इसको आप एक्चुअली में रियल टाइम एग्जांपल मत समझना। जो बैंक्स हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर ने खुद बनाए, खुद उन्हें चला रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का रेगुलेशन और सुपरविजन है। सेम वे ऐसे कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, जैसे मुंबई में है एक वर्ली वाला सी लिंक है, शायद वर्ली वाला सी लिंक भी इसी मॉडल में। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर ही बिल्ड करेगा, ओन करेगा और ऑपरेट करेगा उस एसेट को परमानेंटली। जैसे एक तेजस ट्रेन चलती है आईआरसीटीसी की, तो उस ट्रेन को चलाने के लिए रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी ओवरसाइट गवर्नमेंट का है, बट उसका बिल्डिंग, ओनिंग, ऑपरेशन, ये सब कुछ उस प्राइवेट सेक्टर का है। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द गवर्नमेंट टेक्स प्लेस, क्योंकि ट्रांसफर इसके अंदर मिसिंग है, ट्रांसफर का टी लिखा ही नहीं है। फिर एक आता है डीबी फॉट, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। डीबी फॉट है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें जो प्राइवेट पार्टनर होता है वो डिजाइनिंग हैंडल करेगा, कंस्ट्रक्शन हैंडल करेगा, फाइनेंसिंग भी करेगा और ऑपरेशन भी करेगा। और जो, क्योंकि वो इतना कुछ कर रहा है तो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क रहता है प्राइवेट सेक्टर के पास, मतलब फाइनेंशियल रिस्क काफी अच्छा खासा रहेगा। एसेट इज ट्रांसफर्ड बैक टू द गवर्नमेंट आफ्टर द कंसेशन पीरियड। वही चीज जैसे पीछे चल रही थी कि अपने कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड तक या कंसेशन पीरियड तक प्राइवेट सेक्टर उसको रखेगा, उससे अपना प्रॉफिट करेगा, अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसे रिकवर करेगा, उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लेगा, एंड देन उसके बाद वो एसेट गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। ओके, आगे चलते हैं। हैम, हैम होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना वो शेयर हो जाती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। पार्शियल फंडिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन सरकार देती है,
और प्राइवेट पार्टनर को क्या करता है, फिक्स्ड एन्युटी पेमेंट मिलते हैं। उसमें जो ट्रैफिक या डिमांड है वो गवर्नमेंट इसको बेयर करती है। मतलब सरकार ने प्राइवेट कंपनी से पैसा लिया, आधा पैसा सरकार का लगा, आधा पैसा प्राइवेट कंपनी का लगा। काम सब कुछ जो है वो सरकार देखेगी, सब कुछ इसमें सरकार करेगी, बट प्राइवेट कंपनी जो है उसको, क्योंकि उसने शुरू में पैसा दिया है, उसको एन्युटी या फिर फिक्स एनुअल पेमेंट एक डिविडेंड की तरह मिलते रहेंगे। एक आता है O&M, जिससे हम लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इसके अंदर जो प्राइवेट एंटिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए होगी। जैसे अभी कुछ जगह कुछ कुछ ऐसे हमारे एंशियंट हेरिटेजेस को, मॉन्यूमेंट्स को O&M मॉडल के अंदर लीज आउट करा है, जैसे रेड फोर्ट को किया, ऐसे कुछ और को भी करा है। तो उनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखना है इसका, कोई कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन और मेंटेनेंस है। बट इसमें ओनरशिप जो होती है और उससे रिलेटेड जो मेजर रिस्क हैं, ये सब गवर्नमेंट के ही पास रहते हैं। सो दीज आर HAM एंड O&M मॉडल्स। आगे चलते हैं। अब आता है इसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जो PPP प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सबसे पहला स्टेप आता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है फिजिबिलिटी स्टडी। आगे के भी अभी देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार आइडेंटिफाई करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स कहाँ पर है और पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कई बार देखा जाता है कहाँ पर पुल बनना है, कहाँ पर हाईवे बनना है, कहाँ से एक्सप्रेसवे निकलना है, विद इन द सिटी क्या होना है, इंटर स्टेट्स में क्या होना है, वो सब कुछ सरकार आइडेंटिफाई करती है और देखती है पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है। मेट्रो लेकर आनी है, ट्रेन लाइन लेकर आनी है, या फ्रीट कॉरिडोर जैसे बनाया। देन प्रोजेक्ट जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए सूटेबल है उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद सेक्टर, लोकेशन, प्रोजेक्ट साइज और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। किस सेक्टर का प्रोजेक्ट है, लोकेशन क्या होगी, प्रोजेक्ट का साइज क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये सब कुछ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का पार्ट होता है। फिर उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसमें देखा जाता है कि क्या प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कितनी है, असेस करता है कॉस्ट कितना आएगा, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, फंडिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी जाएगी, फिर सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखे जाएंगे। फिर ये देखा जाएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट PPP मॉडल के अंदर वायबल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन करा, फिर हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी करी। नेक्स्ट आता है इसमें रिस्क एलोकेशन। रिस्क एलोकेशन में क्या होगा कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, एंड देन उन रिस्क को पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स के बीच में शेयर कर दिया जाता है। एलोकेशन जो होता है इसका एक प्रिंसिपल होता है दैट रिस्क शुड बी असाइन टू द पार्टी बेस्ट एबल टू मैनेज इट। ओके, जैसे मान लीजिए कि लैंड एक्विजिशन का काम है कहीं पर, तो लैंड एक्विजिशन प्राइवेट पार्टी नहीं कर पाएगी, वो काम सरकार ही कर पाएगी। तो अगर लैंड से रिलेटेड जो भी कोई रिस्क है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लैंड नहीं मिल पा रही है या उन्हें ज़्यादा पैसा देना है, वो सारा काम सरकार का है, तो मतलब सरकार उसे ज़्यादा बेटर मैनेज कर देगी। प्रॉपर रिस्क एलोकेशन इंप्रूव्स प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी। देन आता है बिडिंग और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड देने का मतलब होता है कि जब आपने बिडिंग करी तो जिसको टेंडर मिला है ना, जिसे टेंडर कहते हैं, तो टेंडर मिलना किसी कंपनी को, उस टेंडर मिलने के प्रोसेस को कहते हैं अवार्ड होना, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। कॉम्पिटिटिव बिडिंग इज कंडक्टेड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड वैल्यू फॉर मनी। डिटेल्ड कंसेशन एग्रीमेंट्स डिफाइंस रोल्स, रिस्क, टाइमलाइंस एंड पेमेंट मैकेनिज्म्स। मोस्ट सुटेबल प्राइवेट पार्टनर इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो हमें बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के अंदर पढ़नी है। फिर आता है इसमें कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में क्या है, जो प्राइवेट पार्टनर है वो कंस्ट्रक्ट करेगा प्रोजेक्ट को एज पर एग्रीड स्टैंडर्ड्स। अगर वो उसका कंस्ट्रक्शन सरकार के अधीन है तो सरकार उसको कंस्ट्रक्ट करेगी। आफ्टर कंस्ट्रक्शन द एसेट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का पीरियड है ये सब कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होगा कि कंसेशन पीरियड कितना होगा, क्या होगा। परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स एंड सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर एनफोर्स्ड। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के बाद में उसकी मॉनिटरिंग रहेगी और फिर वो वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेगी परफॉर्मेंस को, कंप्लायंस को, सर्विस क्वालिटी को, पेनल्टीज लगाएगी, इंसेंटिव लगाएगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस जैसे भी इसमें जरूरत पड़ेगी। और एट द एंड ऑफ द कंसेशन पीरियड द एसेट इज ट्रांसफर्ड बैक टू द गवर्नमेंट एक्सेप्ट बू, क्योंकि बू के अंदर क्या था, बिल्ड ऑन ऑपरेट, इसमें ट्रांसफर नहीं था। बाकी सारे मॉडल में एसेट वापस सरकार के पास ट्रांसफर होकर आ रहा था। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है इसमें रिस्क एलोकेशन इन PPP मॉडल। अब रिस्क एलोकेशन जरूरी है, हमने अभी पीछे डिस्कस भी करा था, लाइफ साइकिल का भी एक पार्ट होता है। रिस्क एलोकेशन में क्या होता है,
आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क बिटवीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स, और हमने ये भी पढ़ा था कि रिस्क उसे ट्रांसफर किया जाता है जो उसको ज्यादा बेटर वे में मैनेज कर पाए, है ना। एफिशिएंट रिस्क एलोकेशन होगा तो क्या होगा, तो प्रोजेक्ट में वैल्यू फॉर मनी भी रहेगी, प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी और कंप्लीशन भी टाइमली हो जाएगा। पुअर रिस्क एलोकेशन की वजह से ही पीपीपी फेलियर्स होते हैं इंडिया में। जब भी कहीं फेलियर होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द पुअर रिस्क एलोकेशन। मतलब जब भी नहीं, बट हाँ, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। सबसे पहला आता है इसमें कंस्ट्रक्शन रिस्क। कंस्ट्रक्शन रिस्क में क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, डिलेज आते हैं, डिजाइन एरर हुए या फिर क्वालिटी के फेलियर्स हो गए, ये कंस्ट्रक्शन रिस्क है। दिस रिस्क अराइजेज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फेज। नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो प्राइवेट पार्टनर होते हैं दे आर बेस्ट पोजिशन टू मैनेज कंस्ट्रक्शन रिस्क, क्योंकि जब वो कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो उन्हें वहां पर देखना, एसेस करना ईजी है, रादर देन सरकार को कि वो महीने में एक बार जाकर देखेंगी। और अगर सरकार को ही ये सब कराना होगा तो प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना होगा। Therefore, construction risk is generally allocated to the private sector. फिर आता है डिमांड या फिर ट्रैफिक रिस्क। डिमांड या फिर ट्रैफिक रिस्क में क्या होता है, इट रेफर्स टू द लोअर देन एक्सपेक्टेड यूसेज और रेवेन्यू जनरेशन। मतलब आपने एक हाईवे बना दिया, आपने एक एस्टिमेट लगाया कि दिन भर में 5000 गाड़ियां निकलेंगी, बट एक्चुअली में 500 गाड़ियां निकल रही हैं। तो जो आपने सोचा था उससे कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। अब ये ट्रांसपोर्ट और अर्बन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा कॉमन होता है, जैसे कुछ जगह के मेट्रो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि उसमें पब्लिक उतना ट्रैवल नहीं करती है, या फिर जो टॉल बेस्ड पीपीपी मॉडल्स होते हैं, तो ऐसे में डिमांड रिस्क जो होता है वो प्राइवेट पार्टनर के ऊपर है। और अगर एन्युटी और हैम मॉडल होता है तो ऐसे में डिमांड रिस्क गवर्नमेंट के ऊपर होता है। फाइनेंशियल रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क के अंदर क्या है, इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी हो गई, रीफाइनेंसिंग की डिफिकल्टी हो रही है, या रेवेन्यू की अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे केसेस में पीपीपी प्रोजेक्ट जो होते हैं यूजुअली हाईली लेवरेज होते हैं, तो उनके अंदर फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो फाइनेंशियल रिस्क जो भी होगा ये सरकार और प्राइवेट पार्टनर दोनों आपस में शेयर करेंगे। और गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मिटिगेट करती है, वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है, वीजीएफ, इसी वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। एन्यूटीज में जिसमें सरकार प्राइवेट कंपनीज को कुछ एन्यूटी पेमेंट्स कर रही है या गारंटी दे रही है कि इतना उनको रिटर्न मिलेगा, इतना वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जिससे गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब एक इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है रेगुलेटरी और पॉलिटिकल रिस्क। रेगुलेटरी और पॉलिटिकल रिस्क जो होते हैं कि कभी कोई लॉज में चेंज आ गया, टैक्सेशन में चेंज आ गया, या रेगुलेटरी अप्रूवल का चेंज हो गया। पॉलिटिकल रिस्क आते हैं कि कोई पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो या गवर्नमेंट का जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस हो जो उस प्रोजेक्ट के लिए हानिकारक हो रहा हो। सो दीज रिस्क आर लार्जली आउटसाइड प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल। तो इस तरह के जो भी रिस्क होंगे, रेगुलेटरी या पॉलिटिकल रिस्क, ये सरकार ही इनको देखती है। देन देयर इज अ फोर्स मैज्योर रिस्क। फोर्स मैज्योर रिस्क में क्या होता है कि कोई अनफोर्सिएबल या फिर कोई अनकंट्रोलेबल इवेंट्स ऐसे हो गए जिसकी वजह से कोई रिस्क आया। एग्जाम्पल्स इंक्लूड नेचुरल डिजास्टर्स, पेंडेमिक एंड वॉर। और पेंडेमिक तो अब कोविड की वजह से बहुत ज्यादा एक कॉमन रिस्क हो गया है, जो बहुत खतरनाक रिस्क है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, कितने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स थे जो उस समय हॉल्ट पर थे। नीदर पार्टी कैन इफेक्टिवली कंट्रोल दिस रिस्क, देयरफॉर जो फोर्स मेजोर रिस्क होगा ये भी दोनों ही पार्टी शेयर करेंगी। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एलोकेशन क्या होता है, ईच रिस्क शुड बी एलोकेटेड टू द पार्टी बेस्ट एबल टू मैनेज और मिटिगेट इट। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इंप्रूव्स efficiency and financial viability. Violation of this principle leads to project stress and disputes, जो हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में डिस्कस करा था रिस्क एलोकेशन के टाइम पे। जो पार्टी रिस्क को ज्यादा बेटर वे में मैनेज कर सकती है, रिस्क उसी को ट्रांसफर किया जाता है। अगर प्रॉपर एप्लीकेशन होगा इसका तो आपकी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, फाइनेंशियल वायबिलिटी भी बढ़ेगी। और अगर इस प्रिंसिपल का वायलेशन होगा तो प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट्स भी आएंगे और स्ट्रेस भी रहेगा। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट इसका सब पार्ट आता है फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इनकी फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, क्या स्ट्रक्चर होता है फाइनेंसिंग का। अब इट इन्वॉल्व्स मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल विद गवर्नमेंट सपोर्ट। ये तो हम लोगों को अब तक समझ आ ही गया कि प्राइवेट प्लेयर्स की इसमें हम कैपिटल ले रहे हैं, सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है। बेनिफिट क्या है कि जो फिजिकल बर्डन है वो सरकार पे कम होता है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन टाइमली हो जाता है। अब इसमें एक आता है इक्विटी और डेट स्ट्रक्चर। इक्विटी और डेट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दे आर फाइनेंस थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स में मेरे पास एग्जाम में एसपीवी की फुल फॉर्म आई थी एक बार, तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इन्हें फाइनेंस किया जाता है।
जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स होते हैं वो इक्विटी कैपिटल में इन्फॉर्म करते हैं, और बैंक या ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेट देते हैं। जैसे LIC है, LIC इसलिए क्योंकि अभी LIC AA के इंटरव्यू की मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो उसमें बच्चों को मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे LIC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, रिटर्न जनरेट करती है। तो LIC इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो ऐसे सरकार के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बदले में उन्हें रिटर्न मिलता है। तो जो बैंक इंस्टीट्यूशन ये लॉन्ग टर्म डेट देते हैं, जो प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स है वो इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस रेवेन्यू सेंसिटिविटी, मतलब डेट टू इक्विटी इसमें एक टर्म आता है कि डेट कैपिटल कितनी है, इक्विटी कैपिटल कितनी है। अब अगर डेट के रेस्पेक्ट में इक्विटी रेशियो है ना, एक मिनट में इसको रब कर दूं, लिख के थोड़ा सा ही आपको समझाता हूं। जो हमारे पास लोन हमने लिया है ना, ये जो लोन लिया ये हो गया डेट, जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स ने पैसा लगाया ये हो गया इक्विटी। तो डी अपॉन ई का हम रेशियो देख रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। डी अपॉन ई अगर ज्यादा है, मतलब डेट ज्यादा है इक्विटी कम है, मतलब कि अपना पैसा कम लगाया उधारी ज्यादा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि उधारी ज्यादा है, अपना पैसा कम लगाया है। तो इसमें क्या होगा, जो रेवेन्यू सेंसिटिविटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उधारी ज्यादा है तो उधारी देने में ही आपका रेवेन्यू खर्च हो जाएगा। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इसमें क्या रोल होता है, वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिफाइनेंसिंग मिलता है और टेक आउट फाइनेंसिंग मिलता है। वीक पीपीपी परफॉर्मेंस अगर होती है तो बैंक्स उसमें एनपीए हो जाते हैं, मतलब बैंक्स का एनपीए बढ़ता है, एसेट लायबिलिटीज के मिसमैचेस होते हैं। स्टेबल कैश फ्लो जो होता है वही बैंक पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी होता है। क्लियर है? तो बेसिक है कि बैंक को, अगर आप जिस भी मॉडल को आप फंड कर रहे हो, अगर वहां पे आपका वो मॉडल फेल हो गया, मॉडल नहीं अच्छे से काम कर रहा, तो क्या होगा, बैंक का पैसा डूबेगा, बैंक के एनपीए बनेंगे, बैंक की एसेट लायबिलिटी मिसमैचेस हो जाएंगी, बैंक को अगर टाइमली पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक का इटसेल्फ पार्टिसिपेट करना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा तो पब्लिक का है ना, इसलिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग हमने अभी पीछे समझा भी था, बजट में भी इसका अनाउंसमेंट हुआ था इस बार VGF सपोर्ट का, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है कि सरकार बोलती है कि अगर किसी टाइम पर आपका प्रोजेक्ट लॉस में चल रहा है, तो उस टाइम पे वो लॉस के लिए हम आपको पैसा देके आपके उस नुकसान की भरपाई कर देंगे। VGF is financial support provided by the government to the PPP projects. It is used when projects are economically justified but financially unviable. VGF reduces project cost and debt burden. It improves bankability and private participation. ठीक है? यूजर चार्जेस या टॉल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि पीपीपी यूजर फीस या टॉल की हेल्प से रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे हमारे टोल टैक्स लगे होते हैं हाईवेज पर, रेवेन्यू जो होता है वो यूसेज लेवल और टैरिफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। हाइयर यूजर चार्ज में अफेक्ट अफोर्डेबिलिटी एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस, बहुत ज्यादा भी अगर यूजर चार्ज आपने लगा दिया तो पब्लिक उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए बैलेंस प्राइसिंग भी जरूरी है फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब VGF को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि टॉपिक इटसेल्फ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VGF होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल ग्रांट देगी पीपीपी प्रोजेक्ट्स को। इट मींस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली जस्टिफाइड है, बट फाइनेंशियली उसमें उतना रिटर्न नहीं दिख पा रहा। तो VGF जो होगा ये इस प्रोजेक्ट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉमर्शियल रिटर्न के बीच का गैप फुलफिल करता है। तो जब प्राइवेट कंपनीज को लगता है कि इसमें उन्हें रिटर्न नहीं मिलेगा, फाइनेंशियली उतने वायबल नहीं है, तो वो उसमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो वहां गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसकी जो वायबिलिटी है, जो आप कह रहे हो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है, और जितना आपको लग रहा है कि मान लो कि आपको प्रोजेक्ट से रिकवर करने के लिए 100 रुपए चाहिए, बट आप देख रहे हो कि सिर्फ 30 ही रुपए मिलेंगे, तो 70 रुपए जो है ये आपका वायबिलिटी गैप हो गया है। तो इस गैप की फंडिंग सरकार कर देगी। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स का या प्राइवेट सेक्टर का डीमोटिवेशन था ना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला, वो हट जाएगा और वो पार्टिसिपेट करेगा इन पब्लिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। VGF की नीड क्या होती है, बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनका सोशल बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम होती है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर सोचेगा कि भैया मैं क्यों ही पार्टिसिपेट करूं। तो VGF जो होता है ना, इनिशियल कैपिटल बर्डन उन प्राइवेट डेवलपर्स पे वो कम करता है। इट इंप्रूव्स प्रोजेक्ट बैंकेबिलिटी एंड फाइनेंशियल क्लोजर। VGF अलायंस पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स। ठीक है, ये तो बेसिक थ्योरी है, जो कुछ मैंने आपको बोला उसी को समझाने के लिए। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है VGF के,
टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रा, गवर्नमेंट पे फिजिकल बर्डन कम करना, क्रिटिकल इंफ्रा को क्रिएट करना, बैलेंस और इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट करना, और प्रोजेक्ट को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के साथ सपोर्ट करना। और वीजीएफ किन सेक्टर्स में है? रोड और हाईवेज में वीजीएफ यूज होता है, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में वीजीएफ यूज होता है, रेलवेज, मेट्रोज, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी वीजीएफ यूज हो रहा है। वीजीएफ कवर्स वीजीएफ कवर अर्बन इंफ्रा सच एज वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी वीजीएफ चल रहा है। कॉर्पोरेट्स इसमें सीएसआर की फॉर्म में भी आके पार्टिसिपेट करते हैं। VGF may be extended to renewable energy and select social infra projects। ये हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए और दरवाजे खोल दिए जाएं। बेनिफिट क्या होगा कि सरकार के लिए वो प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन होने लग जाएगा, सरकार के लिए वो प्रोजेक्ट्स वायबल हो जाएंगे। सरकार को लगेगा कि थोड़ा सा पैसा अगर हम अपनी जेब से देकर वो प्रोजेक्ट पब्लिक के बेनिफिट के लिए बना पा रहे हैं तो पब्लिक को उसके टैक्स अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बस यही है, दे फॉर्मुलेट्स वीजीएफ पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। जो बजटरी सपोर्ट होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू जाता है। जो प्रोजेक्ट्स होंगे दे आर अप्रेज्ड फॉर इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन एंड वैल्यू फॉर मनी। VGF इज अप्रूव्ड ओनली फॉर द प्रोजेक्ट अवॉर्डेड थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग, सो दैट उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसा ना हो कि कोई अपने किसी चाचा भतीजे को या फिर कोई ताऊ भाई को किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। इसीलिए हमेशा टेंडरिंग प्रोसेस होती है और कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है। गवर्नमेंट एंश्योर्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। मोड ऑफ VGF सपोर्ट क्या होता है? एक तो होता है कि सरकार ने वन टाइम अपफ्रंट कैपिटल पेमेंट कर दिया। दूसरा होता है कि सरकार ने क्या करा, माइलस्टोन बेस्ड लिंक कर दिया कि इतना इतना परसेंट काम होने पे आपको ये बेनिफिट इसका मिलेगा। तीसरा होता है कि पूरा VGF कंस्ट्रक्शन फेज में ही हम लोगों ने रिलीज कर दिया। और एक चीज होती है कि जो VGF होता है ना, वो ऑपरेशनल लॉसेस को कवर नहीं करेगा। ठीक है, VGF डज नॉट कवर ऑपरेशनल लॉसेस। बाकी जो कॉस्टिंग है उसको कवर करेगा। शायद मैंने पीछे कुछ इसमें मिसकम्युनिकेट कर दिया है। VGF नेवर कवर ऑपरेशनल लॉसेस। लिमिट्स क्या है VGF की? लिमिटेशंस, इट इज कैप्ड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ग्रांट कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल फंडिंग गैप ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके। हायर सपोर्ट में बी अलाउड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। लिमिट्स आर स्पेसिफाइड अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक, ये लिमिटेशंस हो गई, लिमिट्स हो गई। और कंडीशंस क्या है? कि जो प्रोजेक्ट है वो PPP फ्रेमवर्क में ही चलेगा। जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो रहा है ना, वो ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग मतलब टेंडर प्रोसेस जो होता है वो टेंडरिंग के थ्रू होगा। ओनरशिप एसेट की गवर्नमेंट के पास रहेगी। दैट मीन्स वू मॉडल जो होगा इसके अंदर VGF नहीं हो पाएगा। प्राइवेट पार्टनर मस्ट कंट्रीब्यूट मिनिमम इक्विटी। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और टाइमलाइंस मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। पीछे शायद मैंने गलत आपको ये बोल दिया था कि ये ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कवर करेगा। नहीं, ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर नहीं करेगा। जो मेजरली प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो रही है, उसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट है, VGF उस डेवलपमेंट कॉस्ट को कवर करता है। तो मैंने कुछ गलत बोला हो तो माय बैड। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है VGF की? एडवांटेजेस यही है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी हो जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एफिशिएंसी आती है, प्योर पब्लिक फंडिंग पे डिपेंड करता है, और अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। लिमिटेशंस क्या हो गई? अगर ओवर यूज कर दियो तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस कैसे आ जाएगा? सरकार अगर हर जगह VGF ही करती रही तो सरकार पे पैसा कम हो जाएगा। अगर डिमांड असेसमेंट ही गलत है तो VGF उसे कवर नहीं कर सकता। वीक प्रोजेक्ट अप्रेजल अगर होता है तो उसमें इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स हुआ। वीक प्रोजेक्ट अप्रेजल एज इन, जैसे आप लोग लोन लेने गए तो आप लोगों को जब लोन लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि आपको लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसे क्रेडिट अप्रेजल कहते हैं। सेम वे जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगना चाहिए या वो पैसा सही से लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर प्रोजेक्ट अप्रेजल ही गलत होगा या फिर कमजोर होगा तो दैट मीन्स इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स उसमें हो जाएंगे। और जो पैसा दिया गया है उसका मिसयूज ना हो उसके लिए स्ट्रांग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारी VGF की लिमिटेशंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें आता है रोल ऑफ प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है ना, फर्म्स इसको यूज करती हैं कि उनके लिए वो प्रोजेक्ट कितना कॉमर्शियली वायबल है। इट इज यूज बाय द फर्म्स टू असेस द कॉमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। डिसीजन जो होगा सोलली प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट पे लिया जाता है, सो दैट वो कंपनीज देख पाए या प्राइवेट प्लेयर्स देख पाए कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कितना होगा और फाइनेंशियल सस्टेबिलिटी कितनी होगी। हाउएवर
ये जो एनालिसिस होती हैं ये ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट्स को काउंट नहीं करती हैं। Sometimes they ignore the broader societal impacts, leading to the outcomes that are efficient for the firm but suboptimal for the society. As in कि जब प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जा रही है, वो प्राइवेट प्लेयर या वो कंपनी ये देख रही है कि उसको कितना बेनिफिट होगा, उसको कितना प्रॉफिट होगा, उस टाइम पर वो ये नहीं देखे कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं या फिर उनके इस प्रोजेक्ट का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है, ये काउंट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि उनका प्रॉफिट है या कितना है, बट सोसाइटी के लिए अगर कुछ करने की कोशिश की जा रही है तो वो चीज इसमें मिस हो जाती है। आगे चलते हैं। फिर आता है कि अब इंडिया के रेस्पेक्ट में जब हम पीपीपी फ्रेमवर्क की बात करें तो क्या है। तो इंडिया के अंदर पीपीपी फ्रेमवर्क एक पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल और कॉन्ट्रेक्चुअल स्ट्रक्चर देती है ना। इसका काम क्या है? इट एम्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू फॉर मनी और रिस्क बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्रेमवर्क स्टैंडर्डाइजेस प्रोजेक्ट अप्रेजल, बिडिंग और मॉनिटरिंग। ये बेसिक थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले तो पॉलिसी बनाएगी, गाइडलाइंस बनाएगी, बजटरी सपोर्ट देगी वीजीएफ के थ्रू, जैसे इस बार भी बजट में दिया है, और फिजिकल प्रूडेंस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बताएगी। कमेंट में आप लोग मेरे को ये बताइए कि बजट के अंदर वीजीएफ से रिलेटेड क्या बोला गया है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डीईए का क्या रोल है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। ये पीपीपी के लिए नोडल एजेंसी का काम करती है ना। पीपीपी की पॉलिसी बनाने के लिए नोडल एजेंसी इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये पार्टनरशिप की गाइडलाइंस को और टूल किट्स को स्टैंडर्डाइज करती है, प्रपोजल्स को इवेल्युएट करेगी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, एंड देन वीजीएफ स्कीम की या फिर उनकी गैप फंडिंग को मैनेज करेगी। फिर इसमें एक अप्रेजल कमेटी बनती है, पीपीपीएसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। इसका काम क्या होता है? जो अप्रेजल का काम होता है ना, दे अप्राइजेस पीपीपी प्रोजेक्ट्स अबव अ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड। ये उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को एग्जामिन करेगी, रिस्क एलोकेशन देखेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल स्ट्रक्चर देखेगी, एंड देन इट एंश्योर्स प्रोजेक्ट प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी बिफोर अप्रूवल। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अप्रूव ही शायद नहीं करेंगे। फिर इसमें मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स आते हैं। एमसीएस क्या करते हैं? दे प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क शेयरिंग और पेमेंट मैकेनिज्म सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होगा। एमसीए का बेनिफिट क्या होता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट या रीनेगोशिएशन से रिलेटेड रिस्क होंगे वो कुछ भी नहीं होंगे। दे प्रमोट कंसिस्टेंसी अक्रॉस सेक्टर्स लाइक रोड, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। ठीक है, ये था मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स। यहाँ पे हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में पीपीपी मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस एस्पेक्ट्स क्या है? डेडिकेटेड पीपीपी सेल एग्जिस्ट करते हैं मिनिस्ट्रीज में, स्टेट गवर्नमेंट्स में। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो कि परफॉर्मेंस और कंप्लायंस को ट्रैक करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए इसके? लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एफिशिएंसी और सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करना, फिजिकल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क को मिनिमाइज करना, ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट को एंश्योर करना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीपी फ्रेमवर्क। अब इसमें की सेक्टर्स कौन से हैं, कहां पर पीपीपी मॉडल हमारा ज्यादा चलता है? सबसे पहला रोड्स और हाईवेज, जो मैं बार बार आपसे एग्जांपल के लिए बोलता हूं। ठीक है, पीपीपीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन नेशनल एंड स्टेट हाईवे डेवलपमेंट। कॉमन मॉडल्स हैं इसमें बॉट, डीबी फॉट और एचएम। बॉट क्या होता है? बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। डीबी फॉट क्या होता है? डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर। और एचएम होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। एचएम बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ट्रैफिक रिस्क सरकार के पास होता है। प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं इसमें रोड हाईवेज के अंदर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट जो होते हैं वो एचएम के अंदर ही बनाए जाते हैं। पोर्ट्स की अगर बात करें तो पोर्ट टर्मिनल्स, बर्थ, कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज, वहां पे हम लोग पीपीपीज को यूज करते हैं। रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू यूजर चार्जेस एंड कार्गो थ्रूपुट। ठीक है, पोर्ट्स का रेवेन्यू यूजर चार्जेस और कार्गो थ्रूपुट से आता है। जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं दे इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड टर्न अराउंड टाइम। जैसे कंटेनर टर्मिनल डेवलप्ड एट मेजर पोर्ट्स अंडर पीपीपी अरेंजमेंट्स, है ना। काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास मेजर पोर्ट्स पे, कंटेनर टर्मिनल जो है वो पीपीपी अरेंजमेंट्स के अंदर बनाए गए हैं। फिर आता है इसमें एयरपोर्ट्स। तो जो एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है या मैनेजमेंट है। जैसे जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली में, उसके लिए जीएएमआर है शायद ग्रुप का नाम, जीएएमआर या जीएमएआर, कुछ ऐसे ही नाम है ना। वो उस एयरपोर्ट को मैनेज करता है। प्राइवेट ऑपरेटर्स मैनेज एरोनॉटिकल एंड नॉन एरोनॉटिकल सर्विसेज, रेवेन्यू सोर्सेज, लैंडिंग चार्जेस, रिटेल, पार्किंग फीस।
जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो पीपीपी मॉडल में चल रहा है, जो मैंने भी आपको बताया, आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का। रेलवेज एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रही है, स्टेशन रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, सब अर्बन ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाई कैपिटल कॉस्ट होती है, तो इसमें क्या होता है, डिमांड रिस्क लिमिट करता है फुल टाइम प्राइवेट पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। जैसे बहुत सारे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। जैसे कुछ सालों पहले क्या हुआ था, न्यू दिल्ली में एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है दिल्ली मेट्रो की। इनिशियली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो जो चली थी वो पीपीपी मॉडल में चली थी। आगे चलते हैं, यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। यहां तक कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पावर रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो पावर जनरेशन भी इन मॉडल के अंदर है, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। और पावर के अंदर यूजुअली बू टाइप के मॉडल्स आते हैं, बिल्ड ओन ऑपरेट। जैसे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की पावर कंपनीज है, डिस्कॉम्स है, टाटा पावर है, अडानी पावर्स है। लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी भी रिड्यूस हो जाती है। फिर बहुत सारे सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पीपीपी के बीओओ मॉडल के अंदर चल रहे हैं। अर्बन इंफ्रा के अंदर भी यूज होता है, जैसे वाटर सप्लाई के लिए, सैनिटेशन के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बट इसके अंदर क्या होगा, जो यूजर चार्जेस होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ यूजर चार्जेस से तो कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, वायबिलिटी गैप फंडिंग का यूज करती है। जैसे अर्बन वाटर सप्लाई या वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये पीपीपी मॉडल में काम कर रहे हैं। सोशल इंफ्रा की बात करें तो सोशल इंफ्रा में सेलेक्टिवली हम लोग हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेते हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि यूजर की पेइंग कैपेसिटी कम होती है, तो गवर्नमेंट पेमेंट और सब्सिडीज इसमें एसेंशियल होती है। सब्सिडीज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर फ्लैट्स मिलते हैं ना, वो एक तरह से पीपीपी मॉडल के अंदर मिल रहे हैं, है ना। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि पीपीपी मॉडल पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर अलग अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री आवास योजना इसका। आगे चलते हैं, चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या आते हैं पीपीपी मॉडल के अंदर। सबसे बड़ा तो लैंड एक्विजिशन इशू होता है हमारे यहाँ। लैंड एक्विजिशन में डिले हो जाता है, जो कि प्रोजेक्ट को भी डिले करता है। लीगल डिस्प्यूट्स और रिहेबिलिटेशन के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटी बढ़ती है। जो डिलेज होते हैं उसकी वजह से कॉस्ट ओवररन होता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में कम होता है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक डिमांड प्रोजेक्शंस भी होती हैं कई बार, कि जो ट्रैफिक या डिमांड प्रोजेक्शन है वो ओवर एस्टिमेट कर ली। मान लेते हैं कि डेली आपको 100 लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हुए मिल रहे हैं किसी हाईवे पर, और आपको लगता है कि यहाँ पे तो 1000 लोग आराम से मिल जाएंगे, और मैक्स टू मैक्स वहाँ पे 200 से 250 लोग हुए। तो यहाँ पे आपने ट्रैफिक को और डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर लिया। फिर कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेड से डिमांड अगर कम रही तो फिर रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है। दिस हैज कॉस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड स्टॉल्ड पीपीपी प्रोजेक्ट, स्पेशली इन रोड्स हाईवेज के अंदर ये चीज ज्यादा होती है। कई बार होता है कि कोई पुल बना और वो पूरा बना ही नहीं, वो बस अटका हुआ है। तो इस तरह के केसेस में इंस्टॉलेशन आता है, मतलब कि वो डिले होने लगता है प्रोजेक्ट्स में। फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स, हाई लेवरेज इंक्रीजेस डेट सर्विसिंग प्रेशर, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी अफेक्ट्स लोन रिपेइंग कैपेसिटी। काफी सारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रेस्ड एसेट और एनपीए बन गए हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट एनसीआर में एक आम्रपाली का प्रोजेक्ट है, आम्रपाली का। इसके अलावा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो सुपर टैक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो एनबीसीसी के थ्रू सरकार उनको कंप्लीट कराएगी, क्योंकि पब्लिक का तो पैसा उसमें अटका हुआ है, तो वो जिम्मेदारी फिर सरकार की आ चुकी है। इनएडुकेट रिस्क एलोकेशन, ये भी हम लोगों ने पीछे समझा था रिस्क एलोकेशन को डिस्कस करते हुए, कि अगर गलत तरीके से रिस्क एलोकेशन कर दिया तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, रीनेगोशिएशन डिमांड्स बढ़ेंगी। रेगुलेटरी और पॉलिसी अनसर्टेनिटी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। ये तो ऑटोमेटिकली एक रिस्क है ही है, रेगुलेटरी और पॉलिसी रिस्क। कई बार पॉलिसीज के अंदर या रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क हो जाता है। तो ऐसे में डिलेज इन अप्रूवल, क्लियरेंस वगैरह जो होती हैं, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिले होती चली जाती है। वीक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट रिड्यूसेस प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इसके अंदर देख रहे हैं। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिस्प्यूट्स की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। एम्बिगिटीज हो जाती है कंसेशन एग्रीमेंट्स में, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स आने लगते हैं। आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन बढ़ जाता है, तो उससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, डिले आ जाते हैं।
और सोशल इंफ्रा के केसेस में लिमिटेड सक्सेस है, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन में, क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी कम होती है, क्योंकि जो यूजर्स इन्हें यूज कर रहे हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। लिमिटेड सक्सेस इन सोशल इंफ्रा। पब्लिक रेजिस्टेंस और अफोर्डेबिलिटी इश्यूज। कई बार क्या होता है कि यूजर चार्जेज या टोल टैक्स इतना ज्यादा हो जाता है कि पब्लिक उस चीज को अपोज करती है, और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से फिर जब पब्लिक अपोज कर रही है तो सरकार भी कैसे काम करेगी, तो रिविजन होने लगते हैं, और फिर रेवेन्यू अनसर्टेन हो जाता है आफ्टर प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी, है ना, रेवेन्यू भी अनसर्टेन हो जाता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी भी अफेक्ट होने लगती है। आगे देखते हैं रीसेंट रिफॉर्म्स हमारे पास क्या क्या रहे हैं पीपीपी मॉडल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए भी। केलकर कमेटी बनी थी पीपीपी 2015-16 में, है ना। केलकर कमेटी को चेयर करता विजय केलकर जी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2015 में बनाई। तो कमेटी ने क्या करा, स्ट्रेस पीपीपी प्रोजेक्ट्स को देखा, सिस्टमिक वीकनेस देखी उसके अंदर। उन्होंने देखा कि पुअर रिस्क एलोकेशन, एग्रेसिव बिडिंग और अनरियलिस्टिक डिमांड प्रोजेक्शंस की गई थी, जिनकी वजह से पीपीपी प्रोजेक्ट्स हमारे फेल हो रहे हैं। तो दे रिकमेंडेड रीबैलेंसिंग ऑफ रिस्क, फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन फ्रेमवर्क। ठीक है, केलकर कमेटी ने क्या बोला, रिस्क को रीबैलेंस कराया। ये कीवर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। केलकर कमेटी ने पीपीपी मॉडल में क्या कराया, रीबैलेंसिंग ऑफ रिस्क कराई, फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स कराए, और स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन फ्रेमवर्क दिया। इन्होंने एम्फसाइज करा इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे, और कैपेसिटी बिल्डिंग में विद इन द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये था हमारा केलकर कमेटी, जो कि साल 2015-16 में बनी और चेयर करा श्री विजय केलकर जी ने। नेक्स्ट इसमें आता है एचएम मॉडल के अंदर शिफ्टिंग होने लग गया 2016 से। तो एचएम मॉडल जो है रोड सेक्टर के लिए 2016 में आया, और इंस्टॉल्ड बीओटी प्रोजेक्ट जो थे, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, उन प्रोजेक्ट्स को ले लिया। हैम के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ट्रैफिक और रेवेन्यू रिस्क बियर किया, एंड दे प्रोवाइड पार्शियल कंस्ट्रक्शन फंडिंग। और जो प्राइवेट पार्टनर थे उन्हें फिक्स्ड एन्युटी पेमेंट देने की बात करी ओवर द कंसेशन पीरियड। Therefore, HAM revived private participation and reduced financial stress on developers and banks. तो जब पार्टिसिपेशन बढ़ गया उसके अंदर, तो जो फाइनेंशियल प्रेशर था बैंक्स पर या फिर डेवलपर्स पे, वो कम होने लग गया। फिर इसके बाद आता है रिवीजन इन मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट एमसीएस। ये 2015 के बाद से चल रहे हैं। एमसीएस जो थे 2015 के बाद रिवाइज किए गए, जिस, है ना, और उसको रिफ्लेक्ट टू रिफ्लेक्ट लेसन्स फ्रॉम फेल्ड पीपीपी प्रोजेक्ट्स। एमसीए जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स आए, वो जो फेल्ड पीपीपी प्रोजेक्ट्स थे उनकी वजह से आए, उससे जो हमें गलतियों को सीख मिली उसके थ्रू एमसीएज आए। रिवीजन एम्ड एट रिड्यूसिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्बिग्विटीज और इंप्रूविंग रिस्क एलोकेशन। ये हमने पीछे पढ़ा था, कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल एम्बिग्विटीज हैं, रिस्क एलोकेशन उसमें गलत है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स हमारे स्टॉल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को दिक्कतें आ रही हैं। तो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट इस तरह से बनाया गया कि ये सारी जो चीजें हैं रिड्यूस होने लग जाएं। Provisions relating to termination payments and force majeure were strengthened. Revised MCS helped in reducing disputes and renegotiation risk. ये तो डायरेक्ट थ्योरी है, इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का स्पेसिफिक नहीं मिल रहा है, नॉर्मल चीजें ही मुझे लग रही है, तो ये लोग आप खुद से कर सकते हैं, ये चीजें आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन फ्रेमवर्क, ये भी वही चीज है, उसी का पार्ट है। पहले जो पीपीपी मॉडल्स है उनके अंदर सिस्टमेटिक रीनेगोशिएशन नहीं होता था, बट केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन फ्रेमवर्क कहां पर आया, केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड रीनेगोशिएशन परमिट कर दिया गया। अब ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल है कि कौन सी कमेटी के बेस पर किया गया, आंसर विल बी केलकर कमेटी। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिवेंट प्रोजेक्ट अबेंडनमेंट एंड प्रोलॉन्ग लिटिगेशन। फिर स्ट्रेंथनिंग की गई पीपीपी अप्रेजल मैकेनिज्म्स की। 2015 रिफॉर्म्स के बाद में एम्फसाइज किया रोबस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल। Demand projections began to be assessed more conservatively. Focus shifted from lowest bid selection to value for money evaluation. तो पहले जो lowest bid selection करते थे उसकी जगह हम लोगों ने value for money evaluation करने की बात करी। Greater attention was given to risk allocation and fiscal impact. अब यहाँ पे risk evaluation पे और fiscal impact पे फोकस ज्यादा बढ़ गया, उस पर ज्यादा अटेंशन जाने लग गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट हुआ। डेडिकेटेड पीपीपी सेल्स बना दिए गए, है ना, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज आने लगी गवर्नमेंट एजेंसीज में, है ना, वो चीज एनहेंस की गई। और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनिंग देने लग गए, मॉनिटरिंग होने लगी, जिसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन के आउटकम्स अच्छे हो गए।
2018 से चल रहा है इसमें एसेट रिसाइकलिंग एंड मोनेटाइजेशन। तो 2018 से क्या हुआ, फोकस इंक्रीज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल। ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो था ना, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वो प्राइवेट प्लेयर्स को लीज आउट होने लग गए। ओनरशिप सरकार के पास रही बट उन्हें लीज करने लग गए। एसेट मोनेटाइजेशन से क्या हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ और इट रिड्यूस रिलायंस ऑन न्यू पीपीपी प्रोजेक्ट्स। मतलब हमने, सरकार ने अपने एसेट दे दे कि आप लो, आप इसे किराए पे ले लो और इसको रन करो, तो नए पीपीपी प्रोजेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है पीपीपी मॉडल्स की, ये आई थिंक बेसिक रीड आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग मेरे को कराने की रीड नहीं होनी चाहिए। फास्टर इंफ्रा क्रिएशन हो जाएगा, प्राइवेट कैपिटल का मोबिलाइजेशन होगा। पॉइंट्स आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम एडवांटेजेस देख रहे हैं पीपीपी मॉडल की। एफिशिएंसी और इनोवेशन आती है, रिस्क शेयरिंग होती है, वही जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा, जो पीपीपी की थ्योरी में पढ़ा है, जो भी जिन भी चीज़ों का पीपीपी का फायदा हो रहा है, पीपीपी आने से जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वही सब एडवांटेजेस हो गई हैं। बेटर सर्विस डिलीवरी और ऑप्टिमल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। लिमिटेशंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये दिक्कतें भी थी हमारे पास, है ना, रीनेगोशिएशन भी कई बार दिक्कत होती थी। ओवर ऑप्टिमिस्टिक डिमांड प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब ट्रैफिक रिस्क और डिमांड रिस्क कई बार बहुत ज्यादा ओवर स्टेट कर दिया जाता है। सोशल इंफ्रा में कई बार लिमिटेड सक्सेस मिलती है, रेगुलेटरी और पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, और पब्लिक इंटरेस्ट के कई बार कंसर्न्स होते हैं। तो बेसिक थ्योरी है, वीडियो पॉज करके आप इन थ्योरी की लाइंस को जरूर पढ़िएगा। सब कुछ वही है जो मैंने पीछे आपको इसमें समझाया है, रिस्क में, ड्रॉबैक्स में, वही चीज यहाँ पर आई है। ओके, सो दिस हम लोगों ने अपना सेशन 15 का थर्ड पार्ट करा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस का पार्ट सी का 5th यूनिट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे अगले टॉपिक का। टिल देन जितना पढ़ाया है उसे रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे टेलीग्राम के ग्रुप है, जिसमें से ये ग्रुप डेडिकेटेड है चैनल, और ये ग्रुप आरबीआई ग्रेड बी के लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।